हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि लिखा हुआ है इन्फ्लेशन और कॉन्सेप्ट। मतलब आज हम आपके लिए इंडियन इकोनॉमी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, उसका एक पार्ट इनफैक्ट, क्योंकि सिर्फ आज हम इसमें उसका कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। कल का जो वीडियो था उसमें मैंने इंडियन इकोनॉमी को कैसे तैयार करें इस पर अपनी कुछ बातें रखी थी, उम्मीद है आपने देखा होगा। उसी बात को ध्यान में रख करके मैंने ये भी कहा था कि हम कुछ वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे, कुछ टॉपिक को जो इम्पोर्टेंट है वो हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ मेरा गेस है, ये गेस वाला बात भी हम पहले ही अपने वीडियो के माध्यम से बताए थे। तो आज हम लोग इन्फ्लेशन को समझने का काम करते हैं। एक बात, इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अपनी बात को रखने से पहले, बहुत सारे जो व्यूअर हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि सर एंशिएंट इंडिया से, किसी का डिमांड है कि झारखंड सेक्शन से जो हिस्ट्री का पार्ट है उसको कर दिया जाए, कुछ मिडिएवल की मांग करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना पॉसिबल हो आप तक अपनी बात हम पहुंचा सकें। एक्चुअली दिन भर इंस्टीट्यूट का भी जो प्रेशर है उसको भी देखना होता है, गर्मी का मौसम भी है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए कुछ सहूलियत हम क्रिएट कर सके। तो खैर जहाँ तक पॉसिबल होगा हम निश्चित तौर पे आपके लिए कुछ ना कुछ पहुँचाते रहेंगे। एक बात और यहाँ कहना चाहेंगे, चूँकि झारखंड हिस्ट्री से जुड़ा हुआ बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं। झारखंड हिस्ट्री में लिटरली बहुत कुछ है नहीं समझाने को, लेकिन एक टॉपिक आदि सरना धर्म हम आप तक पहुंचा चुके हैं। बाकी जो 3-4 और मेरे जो गेस में है वो हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। टेलीग्राम का जो लिंक है वो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, तो आप उसके थ्रू जुड़ जाइए, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं टेलीग्राम पर भी, लेकिन ज़रूरत की जब चीज़ें होंगी तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, जिसमें से 4 क्वेश्चन एटलीस्ट एक पहुंचा चुके हैं हम, 3 झारखंड का क्वेश्चन हम आप तक और पहुंचाने का काम करेंगे, ठीक है, ताकि आप हिस्ट्री में एक पोर्शन से सेफ हो जाए। इसके अलावा हिस्ट्री और पॉलिटी से मैंने कई सारे क्वेश्चन डाले हैं, आप प्लीज़ उसको देखिए, बहुत दिल से बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा तो कमोबेश आपको याद हो जाएगा अगर आप उसको एक प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट कर लेते हैं तो। चलिए फिलहाल अब हम लोग बात करते हैं इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट पर, उसकी संकल्पना पर। सामान्य तौर पर इन्फ्लेशन का अर्थ होता है मुद्रा का प्रसार या उसका फैलाव। मुद्रा का प्रसार या उसका फैलाव मतलब कि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि को सामान्य शब्दों में इन्फ्लेशन कहते हैं। यह सामान्य शब्द में इन्फ्लेशन का अर्थ हो रहा है, लेकिन अर्थशास्त्र में मुद्रा के वैसे प्रसार से जो मुद्रा की मांग से अधिक हो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब अर्थशास्त्र में मुद्रा के वैसे प्रसार को मुद्रास्फीति कहते हैं, जो मुद्रा की मांग से अधिक हो, मतलब जितना डिमांड हो, जितनी जरूरत हो, उससे कहीं ज्यादा अगर मुद्रा का फैलाव या प्रसार हो गया, उसकी अधिकता हो गई, तो ये स्थिति जो है ये इन्फ्लेशन का कारण बनता है। आगे कुछ बताया उसके पहले एक टर्म आप जान लीजिए, मनी सप्लाई, मुद्रा की आपूर्ति। ये क्या है, क्योंकि इसका इस्तेमाल होगा आगे। मनी सप्लाई का अर्थ है वह मुद्रा जो देश में आम लोगों के पास होती है, आम जनता के पास होती है, हमारे और आपके पास होती है। इसका मतलब यह हुआ कि बैंक में रखा हुआ पैसा या सरकार के पास जो जमा पैसा है वो मनी सप्लाई में नहीं आता है। तो जब हम कह रहे हैं मुद्रा के मात्रा में फैलाव या प्रसार, तो हम लोग इसी मनी सप्लाई की बात कर रहे हैं। या अर्थशास्त्र में ऐसे प्रसार से जो मुद्रा की मांग से अधिक हो, तो मनी सप्लाई अगर ज्यादा है तो ये स्थिति इन्फ्लेशन को जन्म देता है, या सामान्य रूप में इसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब सीधे तौर पर अगर हम लोग कहें तो इन्फ्लेशन या मुद्रा स्थिति वैसी स्थिति है जिसमें कि मुद्रा का मूल्य गिरता है और उसकी तुलना में वस्तुओं, कमोडिटी और सर्विसेज का मूल्य बढ़ता है। इन्फ्लेशन वैसी स्थिति को कहते हैं जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बढ़ता है। मुद्रा का मूल्य गिरने का क्या अर्थ है, सामान्य रूप से समझ लें, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ समझने के लिए। मान लीजिए कि किसी चीज का, एक नाम का कोई चीज है, आज इसका कीमत 10 रुपया है, कल की तारीख में अगर ये चीज 10 से अधिक में खरीदा जा रहा हो तो इसका मतलब कि मुद्रा के मूल्य में कमी हो गई। मतलब वस्तु की एक इकाई को खरीदने के लिए पहले की तुलना में अधिक अगर भुगतान किया जाए
तो इसका अर्थ होता है मुद्रा के मूल्य में कमी, और मुद्रा के मूल्य में कमी का ही अर्थ होता है इन्फ्लेशन। इसका मतलब यह भी हुआ कि मुद्रा के मूल्य और सामान्य मूल्य तल में, मतलब कि जनरल प्राइस लेवल में, मतलब कि कमोडिटी और सर्विसेज के मूल्य में एक विपरीत संबंध होता है। इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, वहां पर अपोजिट रिलेशन होता है। वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा का मूल्य, वैल्यू ऑफ मनी, और जीपीएल मतलब कि जनरल प्राइस लेवल, सामान्य मूल्य तल। तो मुद्रा के मूल्य और वस्तुओं के और सेवाओं के मूल्य में विपरीत संबंध होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब मुद्रा का मूल्य ऊपर होगा, इस डायग्राम में देखिए, जब मुद्रा का मूल्य ऊपर होगा तो वस्तु और सेवाएं या सामान्य मूल्य तल कम होगा, मतलब चीजें सस्ती मिलेंगी। ठीक उल्टा, जब मुद्रा का मूल्य कम होगा तो वस्तु और सेवाएं महंगी होंगी, मतलब किसी चीज को खरीदने के लिए पहले से ज्यादा हम लोगों को भुगतान करना होगा। तो मुद्रा के मूल्य में कमी और वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में विपरीत संबंध होता है। वस्तु और सेवा ऊपर है, इसका मतलब कि मुद्रा का मूल्य नीचे है। ये जब मुद्रा के मूल्य में कमी होगी तो ये स्थिति ही इन्फ्लेशन को जन्म देती है, या सामान्य तौर पर इसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। दरअसल अर्थव्यवस्था में मुद्रा का जो मूल्य है इसमें कभी भी स्टेबिलिटी या पूर्ण रूपेण अस्थायित्व नहीं दिखता है, मतलब कि मुद्रा का मूल्य जो है यह हमेशा बदलता रहता है, और इस मूल्य परिवर्तन में एक चक्र के भांति हम लोग इसके रूप को बदलते देखते हैं। वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी, ये एक चक्र के समान बदलता रहता है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ मनी जब डाउनवर्ड होगा और वैल्यू ऑफ मनी जब अपवर्ड होगा, मतलब मुद्रा का मूल्य जब ज्यादा होगा और जब मुद्रा का मूल्य कम होगा। तो जब मुद्रा का मूल्य कम होगा, नीचे हम दिखला रहे हैं, तो ये स्थिति इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, और मूल्य जब इसका बढ़ेगा तो ये स्थिति डिफ्लेशन कहलाता है। ये हम लोगों को पढ़ना नहीं है सिलेबस में, सिलेबस में हम लोगों को इन चीजों को ही देखना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मुद्रा के मूल्य में कमी इन्फ्लेशन को दर्शाती है या बताती है। ये सब डायग्राम आप यूज कर सकते हैं कि मुद्रा के मूल्य में एक चक्र के समान परिवर्तन होता रहता है। कभी इसके मूल्य में कमी होती है तो कभी वृद्धि होती है, और जब इसके मूल्य में कमी होती है तो इस स्थिति को ही इन्फ्लेशन कहते हैं। कमी का अर्थ भी हम बता चुके हैं कि जब किसी चीज की एक इकाई को खरीदने के लिए पहले के तुलना में ज्यादा भुगतान करना पड़े तो यह स्थिति मुद्रा के मूल्य में कमी को बताती है, और मुद्रा के मूल्य में कमी इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति को बताने का काम करती है। ठीक है, इसी बात को हम लोग अगर दूसरे शब्द में कहें तो कहें कि यदि मुद्रा की मात्रा अधिक हो, मुद्रा की मात्रा अधिक हो और वस्तु और सेवा की मात्रा कम हो, तो इसका मतलब कि मुद्रा की मात्रा अधिक है और वस्तु और सेवा कम है, तो जाहिर सा बात है कि वस्तु और सेवा का मूल्य बढ़ेगा, और वस्तु और सेवा का मूल्य बढ़ना इसका मतलब कि मुद्रा का मूल्य गिरना, क्योंकि दोनों में अपोजिट रिलेशन है। ये स्थिति भी इन्फ्लेशन कहलाएगी। इन बातों के आधार पर सामान्य रूप से क्या होता है कि मूल्य वृद्धि को इन्फ्लेशन मान लिया जाता है, लेकिन वास्तव में प्रत्येक मूल्य वृद्धि को इन्फ्लेशन नहीं कहा जा सकता है, बल्कि इन्फ्लेशन के कुछ खास इंडिकेटर है, कुछ महत्वपूर्ण सूचक है, जिसके आधार पर ही हम ये कहते हैं या ये कहा जा सकता है कि इन्फ्लेशन की स्थिति उत्पन्न हुई है। मान लीजिए कि आय में वृद्धि हो रही है, ठीक है, और आय में वृद्धि के साथ साथ प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, लेकिन हम ये देखें कि आय ज्यादा है और प्रोडक्शन कम है, इनकम भी बढ़ रहा हो और प्रोडक्शन भी बढ़ रहा हो, लेकिन प्रोडक्शन की तुलना में इनकम अगर ज्यादा हो तो ये स्थिति इन्फ्लेशन को जन्म देगी। ठीक है, या इनकम ज्यादा हो और उसकी तुलना में प्रोडक्शन कम हो तो ये स्थिति जो है ये इन्फ्लेशन को बताने का काम करेगी। या यूं कहें कि इनकम एज इट इज है, पहले जैसा ही है, लेकिन प्रोडक्शन कम हो जाए। ठीक है, या हम कहें कि दोनों घट रहा है, इनकम भी घट रहा है और प्रोडक्शन भी घट रहा है,
लेकिन प्रोडक्शन के घटने का रेट जो है वो इसकी तुलना में कहीं ज्यादा है, ये ज्यादा घट रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इन प्रत्येक स्थितियों में आय जो है वो ज्यादा है और उसकी तुलना में प्रोडक्शन मतलब कि सप्लाई, कमोडिटी और सर्विस जिसको हम लोग कह सकते हैं वो कम है, और ये कमी ही इन्फ्लेशन को जन्म दे रही है। तो हर स्थिति में मुद्रा के मूल्य में अधिकता मुद्रा की मात्रा में अधिकता और उसकी तुलना में वस्तुओं और सेवाओं का कम होना इन्फ्लेशन की स्थिति को बताता है। तो ऐसे हम लोग भी कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन वैसी स्थिति है जिसमें मुद्रा की मात्रा में असाधारण वृद्धि हो और इस असाधारण वृद्धि के कारण वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बढ़ जाए, और ये मूल्य वृद्धि कुछ समय के लिए हो, एक दिन के लिए मूल्य ऊपर चला जाए तो इसको इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे, ठीक है। तो असाधारण मुद्रा के मात्रा में वृद्धि हो जाए और उसके कारण से वस्तु और सेवा का मूल्य बढ़ जाए, तो ये स्थिति मुद्रा के मूल्य में कमी को प्रदर्शित करेगा और ये कमी ही कहलाएगा इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का ये मीनिंग हो गया, ठीक है। आप वो दो डायग्राम जो मैंने विपरीत संबंध बताया, एक सर्किल मुद्रा के मूल्य में जो उतार चढ़ाव है उसको दिखाने का काम किया, उन चीजों को दिखाते हुए आप यहां तक इन्फ्लेशन को डिफाइन कर सकते हैं, उसके अर्थ को बता सकते हैं। चूंकि ये अर्थव्यवस्था है इसलिए इसको अर्थशास्त्र के तरीके से मत लिखिएगा कि क्राउथर ने क्या कहा तो मार्शल ने क्या कहा तो रॉबिन्सन ने क्या कहा या पीगू ने क्या कहा, इनसे कोई मतलब नहीं है। आप सामान्य शब्दों में आंसर लिखने का काम कीजिएगा। तो ये इन्फ्लेशन का अर्थ हो गया। अब हम लोग इससे और आगे बढ़े, काउजे क्या कारण है इन्फ्लेशन के। तो इन्फ्लेशन के 3 कारण माने जाते हैं। पहला है डिमांड पुल, मतलब कि मांग जनित। दूसरा है कॉस्ट पुश, मतलब कि लागत जनित। और तीसरा है सप्लाई फैक्टर, मतलब किसी भी कारण से अगर आपूर्ति में कमी हो तो इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन के 3 कारण होते हैं। अब इसमें से एक एक कारण को हम लोग देखें। पहले हम लोग डिमांड पुल या मांग जनित जो कारण है उसको देखें। बिल्कुल सामान्य शब्दों में समझने का प्रयास कीजिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बहुत भारी भरकम शब्द बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिएगा क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं है, वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं होता है। खैर, तो मांग जनित का मतलब हुआ कि वैसी स्थिति जब डिमांड और सप्लाई में, मतलब मांग और आपूर्ति में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाए। जब मांग और सप्लाई में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो ये स्थिति जो है वास्तव में मांग जनित कहलाती है। इस मांग जनित स्थिति में क्या होता है कि वस्तुओं और सेवाओं का साधन लागत तो वही होता है, वस्तु और सेवा का साधन लागत वही होता है, मतलब सेम होता है जो पहले था, ठीक है। कमोडिटी और सर्विसेज का साधन लागत सेम होता है, लेकिन उपभोक्ता के द्वारा, हमारे और आपके द्वारा इसकी जो मांग है किसी चीज का, वो तुलनात्मक रूप से रिलेटिवली बढ़ जाए। कल्पना कीजिए कि समझने के लिए हम बता रहे हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि बाजार में कल भी 10 रुपए टमाटर था, ठीक है, लोग इसको खरीदने गए। आज भी बाजार में टमाटर 10 रुपए केजी ही है, मतलब कि साधन लागत सेम है। लेकिन कल 100 लोग गए थे टमाटर लेने के लिए और आज चले जाए 500 लोग टमाटर लेने के लिए और टमाटर की मात्रा सेम हो, तो क्या होगा कि साधन लागत तो सही है, सेम है, वही है जो पहले था, लेकिन मांग जो है वो तुलनात्मक रूप से बढ़ गई। तो डिमांड ज्यादा हो गया और सप्लाई कम हो गया। डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई बराबर इन्फ्लेशन। कौन सा? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। अब ये अगर ये समझ गए हो तो इसको हम आगे बढ़ाएं, या एक बार हम फिर अपनी संतुष्टि के लिए आपको बता दें कि मांग जनित मुद्रास्फीति के अंतर्गत मांग और आपूर्ति में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसमें साधन लागत तो वही होता है, लेकिन कंज्यूमर्स के द्वारा, उपभोक्ता के द्वारा उस वस्तु की मांग तुलनात्मक रूप से ज्यादा होने लगती है।
ऐसी स्थिति में मांग और संतुलन के बीच में, ये देखिए फिगर, असंतुलन की स्थिति होती है। डिमांड ज्यादा होता है, सप्लाई कम होता है। नतीजा ये होता है कि जो उत्पादक है या जो विक्रेता है वो अपने वस्तु का मूल्य बढ़ा देता है। अगर आप बाजार जाते हैं तो बाजार में भी इन बातों का अनुभव किए होंगे कि आलू, बैंगन, टमाटर, प्याज अगर कम हो और उसका डिमांड ज्यादा है तो जो बेचने वाला होता है, जो विक्रेता होता है, उसका मूल्य बढ़ा देता है। और वस्तु और सेवा का मूल्य बढ़ना ही इन्फ्लेशन है। ठीक है, अब ये मांग जनित जो डिमांड पुल जो इन्फ्लेशन है वो किन कारणों से होती है? तो पहला कारण तो है डेफिसिट फिनांसिंग। डेफिसिट फिनांसिंग, डेफिसिट फिनांसिंग इसको हिंदी में बोलते हैं हीनार्थ प्रबंधन। मतलब जब सरकार अपने व्यय के लिए राजस्व के पर्याप्त साधन नहीं जुटा पाए या उसका जो बजट बने वो घाटे का बजट बने, तब इस घाटे की पूर्ति के लिए सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा? या तो आरबीआई के माध्यम से अतिरिक्त पत्र मुद्रा छपवाया जाएगा या व्यावसायिक बैंक जो हैं उन बैंकों से उधार लिया जाएगा, यहां तक कि आम लोगों से भी उधार लिया जा सकता है। लेकिन सरकार जब ऐसी स्थिति में आए कि आय से ज्यादा व्यय हो जाए, व्यय ज्यादा हो जाए, तो इसकी पूर्ति के लिए सरकार अतिरिक्त पत्र मुद्रा या उधार लेने का काम करेगी। लेकिन जिस मात्रा में अतिरिक्त पत्र मुद्रा जारी करवाया जाएगा या उधार लिया जाएगा, कल्पना कीजिए कि उसी रेशियो में अगर उत्पादन ना बढ़े तो फिर उत्पादन कम और मौद्रिक आय ज्यादा हो जाएगा। और ये जो गैप होगा इसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, मतलब कि मुद्रा स्फीतीय अंतर। और ये अंतर ही अभी हम फिगर के माध्यम से कि दोनों बढ़ रहा है, दोनों घट रहा है, ठीक है, लेकिन आय अधिक था, ये हम दिखलाए आपको। तो जब सरकार अतिरिक्त पत्र मुद्रा जारी करवाएगी या उधार लेगी और उसकी तुलना में प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो एक गैप क्रिएट होगा जिसको इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। और यही गैप जो है इन्फ्लेशन को जन्म देगा, जो मांग जनित मुद्रास्फीति का एक कारण है। अभी इसके साथ हम लोग और कारण को देखें तो एक कारण तो सामने आ गया। दूसरा कारण यह है कि अगर बैंक और वित्तीय जो संस्थान है, जो हमारा कॉमर्शियल बैंक है या जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो उधार देने का भी काम करती है, अगर वो उदार साख्य की नीति अपना ले, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका जो है वो कम हो, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर कम होगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, क्योंकि ऋण ज्यादा बाजार में जाएगा, लोन ज्यादा लिए जाएंगे, तो लोन की मात्रा बढ़ना मतलब कि मनी सप्लाई बढ़ना। ठीक है, या कल्पना करें कि आरबीआई ने ओपन मार्केट में जो सिक्योरिटी पेपर जो बॉन्ड पेपर बेचा था, कंट्रोल में हम बताएंगे ये क्या होता है मोटे तौर पे, फिलहाल आप समझिए कि अगर उसने कोई सिक्योरिटी पेपर बेचा था, ठीक है, तो लोगों ने उसको खरीदा था और बदले में पैसा दिया था। तो जब पैसा दिया था तो मनी सप्लाई कम हुआ था, क्योंकि आम लोगों का पैसा सरकार और बैंक के पास गई थी। और हम आपको पहले बताए थे यहां पर कि मनी सप्लाई में वो पैसा नहीं आता है जो सरकार या बैंक के पास है। तो जब प्रतिभूति लोग खरीदे थे तो पैसा दिए थे। अब अगर मान लीजिए कि ये स्थिति हो कि आरबीआई जो अपना सिक्योरिटी है जो बेचा था वो वापस लेगा, तो इस सिक्योरिटी के बदले में लोगों को पेमेंट करेगा, तो बाजार में क्या होगा कि मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा, और पैसा जब ज्यादा आएगा तो परचेजिंग पावर बढ़ेगा, और जब परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो वो नए नए चीजों का डिमांड करेंगे या ज्यादा डिमांड करेंगे, जिसके कारण से डिमांड और सप्लाई का चेन टूटेगा और मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी। इसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट पर अगर जाएं तो हम सब जानते हैं कि बढ़ते आबादी ने एक ओर जहां डिमांड को बढ़ाया है, वहीं दूसरी ओर बढ़ता हुआ शहरीकरण उत्पादन की मात्रा को कम कर रहा है। पॉपुलेशन ज्यादा, इसका मतलब कि डिमांड ज्यादा, शहरीकरण इसका मतलब कि उत्पादन का क्षेत्र कम होना, क्योंकि जहां कल की तारीख में फसलें लहलहा रही होती थी,
अब वहां पर लोगों के रहने के लिए आवास बन जाएगा, बिल्डिंगें बन जाएंगी, घर बन जाएंगे और कृषि भूमि कम होता चला जाएगा। तो आबादी से डिमांड का बढ़ना और शहरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण क्या होगा कि उत्पादन कम हो जाएगा। तो डिमांड और सप्लाई का चेन यहां भी टूटा और इसके कारण से इन्फ्लेशन की स्थिति होगी। तो पॉपुलेशन और शहरीकरण भी इन्फ्लेशन के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा सरकार का करारोपण की पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, सरकार अपने कराधान की नीतियों के माध्यम से भी इन्फ्लेशन को जन्म देने का काम करती है। इन्फ्लेशन मतलब वह स्थिति जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता हो और वस्तु और सेवा का मूल्य बढ़ता हो, इतना याद रखिए। अब मान लीजिए कि टैक्सेशन के पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट टैक्स को कम कर दे, पहले की तुलना में घटा दे। पहले की तुलना में घटा देगा, इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों के पास आय बढ़ जाएगा, लोगों के पास पैसा बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, उनका परचेजिंग पावर बढ़ेगा और वो डिमांड शुरू करेंगे। तो डायरेक्ट टैक्स में कमी ये इन्फ्लेशन को जन्म देगा। दूसरी ओर इनडायरेक्ट टैक्स अगर गवर्नमेंट बढ़ा देती है, ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स जो हम और आप दैनिक जीवन में चीजें खरीदते हैं, अगर उस पर मूल्य बढ़ा दिया जाए इनडायरेक्ट टैक्स के कारण, तो इसका मूल्य बढ़ेगा और वस्तु और सेवाएं पहले की तुलना में महंगी होंगी। और जाहिर सा बात है कि महंगा होना मतलब कि इन्फ्लेशन का उत्पत्ति होना। तो मांग जनित में यह भी एक कारण है। इसके अलावा मांग जनित में और क्या हो सकता है, तो हम लोग ये पाते हैं कि आज का जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है, इस वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का वातावरण जो है वो स्वाभाविक तौर पर विद्यमान रहने लगा है। रीजन ये है कि प्रत्येक जो राष्ट्र है वो अपने प्लान एक्सपेंडिचर पर बहुत ज्यादा धनराशि खर्च करती है, ठीक है, मतलब कि योजनागत व्यय पर बहुत तरह के योजनाएं बनाई जाती हैं, उस पर खर्च किया जाता है और इन खर्चों को पूरा करने के लिए या तो विदेशों से पूंजी ली जाती है या डेफिसिट फिनांसिंग, जो मैंने शुरुआत में बताया था कि आय से अधिक व्यय, डेफिसिट फिनांसिंग की स्थिति उत्पन्न होती है या डेफिसिट फिनांसिंग जानबूझ के भी किया जाता है, आय से अधिक व्यय। तो ये स्थिति भी इन्फ्लेशन को जन्म देती है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग ये भी पाते हैं कि काला धन, ब्लैक मनी जिसको बोलते हैं, जो सरकार से छुपा के रखा हुआ हो, ये इन्फ्लेशन को बढ़ाता है। अगर युद्ध की स्थिति हो, दो राष्ट्र युद्ध लड़ रहे हो, तो युद्ध जनित स्थितियां भी इन्फ्लेशन को जन्म देती है, क्योंकि एक और युद्ध के काल में उस देश की जो हारा हुआ राष्ट्र होता है उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है, उसका औद्योगिक और कृषि ढांचा डगमगाता है, चरमराता है और उत्पादन के स्तर में कमी आती है। तो उत्पादन में कमी आना मतलब कि सप्लाई का जो चेन है वो टूटेगा, सप्लाई कम होगा और डिमांड ज्यादा रहेगा। नतीजा ये होगा कि इन्फ्लेशन की स्थिति उत्पन्न होगी। इसके अलावा सरकार कई बार सार्वजनिक ऋण भी लेती है। सार्वजनिक ऋण लेती है मतलब हमसे, आपसे, आम लोगों से, और सरकार कल्पना कीजिए कि उस सार्वजनिक ऋण को लौटा रही है, पब्लिक डेट जिसको बोलते हैं, बाद में पढ़ेंगे कभी हम लोग, फिलहाल इतना ही कि आम जनता से लिए गए ऋणों को जब सरकार आम जनता को लौटाती है तो लोगों के पास फिर से एक बार पैसा की मात्रा जो है वो बढ़ जाता है, या यूं कहें कि मनी सप्लाई बढ़ जाता है। मनी सप्लाई, फिर दोहरा दें कि वह पैसा जो आम जनता के पास हो। तो मनी सप्लाई बढ़ना मतलब कि इन्फ्लेशन को जन्म देना। तो इस तरीके से हम लोग पाते हैं कि हर वो स्थिति जिसमें कि डिमांड और सप्लाई के बीच असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है वो इन्फ्लेशन को जन्म देता है, और इस तरह का इन्फ्लेशन मांग जनित इन्फ्लेशन कहलाता है, ठीक है। तो पहला मैंने कोशिश किया कि अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं, आपको समझा सकूं। अब दूसरा है लागत जनित। लागत जनित मतलब कि कॉस्ट पुश, इसको भी समझने का काम करते हैं हम लोग। किसी भी कारण से उत्पादन लागत में वृद्धि अगर हो जाए, किसी भी कारण से अगर उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाए तो मूल्य बढ़ना स्वाभाविक है। जैसे मान लीजिए कि
रॉ मटेरियल का कीमत बढ़ गया, जैसे कि सूती वस्त्र है, कपास पर निर्भर है, किसी कारण से कपास का उत्पादन कम हुआ, कच्चा माल कपास है और कपास का कीमत बढ़ जाए या विदेशों से कपास को मंगाया जाए तो उसका कीमत बढ़ जाएगा। तो क्या हुआ कि लागत उत्पादन का बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि उत्पादन में लगे हुए जो श्रमिक है, जो मजदूर हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी मजदूरी अगर बढ़ाई जाएगी तो मजदूरी बढ़ाई जाएगी तो भी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा। तो वैसी हर स्थिति जिसके कारण से उत्पादन के लागत में वृद्धि हो रही हो, ये मुद्रास्फीति को जन्म देगा और ये लागत जनित मुद्रास्फीति कहलाएगी। इसके भी कई कारण हैं, जैसे कि उत्पत्ति ह्रास नियम। थोड़ा सा भी अगर अर्थशास्त्र आपने पढ़ा होगा तो इतना आप जरूर जान रहे होंगे कि एक ही भूमि पर अगर लगातार खेती किया जाए तो उसकी उर्वरता जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आज के तारीख में खेती लगातार करना मजबूरी हो गया है, क्योंकि आबादी बढ़ते जा रही है, उसके लिए भोजन का जुगाड़ करना है, तो लगातार खेती हो रही है। अब ऐसी स्थिति में उत्पत्ति ह्रास नियम के कारण जमीन की उर्वरता कम होते जा रही है और उसकी उर्वरता को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, खाद बीज उसी तरीके का डाल रहे हैं। तो जब उस तरह का खाद बीज, फर्टिलाइजर और बाकी चीजों पर हम खर्च कर रहे हैं तो इसका उत्पादन लागत तो बढ़ेगा ना, उत्पाद का उत्पादन लागत बढ़ेगा और लागत बढ़ना ही इन्फ्लेशन का कारण है। लागत बढ़ गया मतलब उसके मूल्य में वृद्धि हो गई। ठीक है, तो एक कारण ये। इसके अलावा हम लोग ये भी देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को या बैलेंस ऑफ ट्रेड को, भुगतान संतुलन या व्यापार संतुलन को चेक करने के लिए सरकार कई बार क्या करती है कि आयात प्रतिस्थापन, मतलब आयात को कम करने का काम करती है। आयात प्रतिस्थापन और निर्यात प्रोत्साहन की नीति अपनाती है। ठीक है, अब मान लीजिए कि किसी आवश्यक वस्तु का आयात रोक दिया गया बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, तो उसके वो जो वस्तु होगा जिसका कि आयात में कमी किया गया है, उस कमी के कारण अगर उसका डिमांड है तो उसका मूल्य बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरी ओर अगर देश की कुछ वैसी वस्तु को निर्यात किया जा रहा है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो निर्यात करने से उस वस्तु की, उस उत्पाद की मात्रा कम होगी और उत्पाद की मात्रा कम होगी तो फिर उसका मूल्य बढ़ जाएगा, क्योंकि डिमांड और सप्लाई वाला जो चेन है वो टूट जाएगा। तो उत्पादित वस्तुओं को अगर फॉरेन करेंसी अर्न करने के लिए विदेशों में भेजा जा रहा है तो उसकी अगर अपने यहां कमी हो रही है तो इस कमी के कारण भी क्या होगा कि इन्फ्लेशन की स्थिति उत्पन्न होगी। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल संकट हो जाए, ऑयल क्राइसिस हो जाए। अभी हम लोगों ने रसिया यूक्रेन के दौरान देखा भी था। ठीक है, तेल संकट हो जाए। तेल का क्या महत्व है आज के युग में बताने की आवश्यकता नहीं है। परिवहन लागत बढ़ जाएगा और परिवहन लागत बढ़ने से तमाम वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर फर्टिलाइजर के मूल्य में वृद्धि कर दिया जाए तो जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है वो महंगे हो जाएंगे। तो इसके कारण से भी इन्फ्लेशन की स्थिति उत्पन्न होगी। हम लोग ये भी पाते हैं कि प्रत्येक बजट में सरकार अपने टैक्स पॉलिसी के तहत या टैक्सेशन पॉलिसी में नए वस्तुओं पर कर लगा देती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा देती है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाया जाना या लगाया जाना निश्चित तौर पे उसके मूल्य को बढ़ाएगा और उसके मूल्य में वृद्धि मतलब कि मुद्रा के मूल्य में कमी। तो यही स्थिति इन्फ्लेशन का है। अगर सरकार दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर इनडायरेक्ट टैक्स लगा दे तो इन्फ्लेशन की स्थिति और जल्दी स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि उसका संबंध जो होता है दैनिक उपभोग का, उसका संबंध हमारे और आपके दैनिक जीवन से होता है, तो उसका प्रभाव जल्द दिखता है। इसके अलावा यह भी लागत जनित मुद्रास्फीति का एक कारण हो सकता है कि अगर देश में जो ट्रेड यूनियन है, श्रम संघ है, ये अगर बहुत मजबूत है तो कई बार क्या होता है कि मालिकों के ऊपर ये दबाव बना करके बिना प्रोडक्शन बढ़ाए अपनी मजदूरी बढ़वा लेते हैं। प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ा, मजदूरी बढ़ गई, इसका मतलब कि उत्पाद का लागत, मजदूरी में वृद्धि मतलब कि लागत में वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो श्रम संघों के गतिविधियों के कारण भी ऐसा होता है कि बिना उत्पादन में वृद्धि किए ही
मजदूरी बढ़ा दी जाती है, इसके कारण से उत्पाद का लागत बढ़ जाता है, ठीक है, या मजदूरी में बहुत ज्यादा वृद्धि कर दिया जाए सरकार के द्वारा या मालिकों के द्वारा, तभी लागत बढ़ेगा, क्योंकि इसकी वसूली वहां से की जाएगी। गवर्नमेंट आप जानते हैं कि टैक्स अगर एक सुविधा देती है तो टैक्स कहीं ना कहीं बढ़ाती है, हम लोग अपने दैनिक जीवन में जानते हैं। तो ये हो गया लागत जनित। और तीसरा मैंने बताया था सप्लाई साइड, किसी भी कारण से आपूर्ति को बाधित किया जाए। कल्पना कर लीजिए कि उद्योग में स्ट्राइक हो गया, लॉकआउट हो गया या औद्योगिक विवाद हो गई, तो जाहिर सा बात है कि इस स्थिति में प्रोडक्शन कम होगा या बाधित होगा, तो सप्लाई पर असर पड़ेगा और मांग और पूर्ति जो है वो हैम्पर करेगा, उस पर असर पड़ेगा नकारात्मक रूप से, इन्फ्लेशन को जन्म होगा। कई बार हम लोग देखते हैं कि आर्टिफिशियली भी मार्केट में क्राइसिस किया जाता है जमाखोरी के माध्यम से मूल्य को बढ़ाने के लिए। तो अगर कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल तौर पर अगर मूल्य को बढ़ाया जाए जमाखोरी वगैरह के कारण, तो इसके कारण से भी सप्लाई जो है वो प्रभावित होगी और इन्फ्लेशन का जन्म होगा। घरेलू जरूरतों को बिना ध्यान में रखे हुए अगर गवर्नमेंट किसी चीज को निर्यात करने लग जाए सिर्फ इसलिए कि विदेशी पूंजी आएगी, तो उसके कारण से अपने यहां उस चीज का मात्रा कम होगा और डिमांड चूंकि उसका ज्यादा है, इसलिए उसका मूल्य बढ़ जाएगा। कई बार हम लोग देखते हैं कि सरकार जो है वो प्याज बाहर भेज रही है और देश के अंदर प्याज का मूल्य जो है वो बढ़ रहा है। प्याज वाला मसला हम लोग प्रायः देखते रहते हैं। तो फिर हम लोग अखबार में या न्यूज में सुनते हैं कि सरकार ने विदेशों में प्याज भेजना अभी रोक दिया है, ठीक है। तो मतलब अपनी जरूरतों को बिना सोचे समझे अगर निर्यात को बढ़ाने के लिए उन चीजों को अगर एक्सपोर्ट किया जाए, इसके कारण से भी होता है। तो ये कुछ कारण है इन्फ्लेशन के, जिसको हम लोगों ने मांग जनित, लागत जनित और आपूर्ति में बाधा उत्पन्न करने वाले कारकों के परिप्रेक्ष्य में देखा। ये जो अलग अलग इसके कारण हैं, वो कई बार तो अकेले ही अपना असर दिखाते हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से, और कई बार क्या होता है कि ये तीनों कारक सामूहिक रूप से अपना प्रभाव छोड़ते हैं और इसके कारण से इन्फ्लेशन की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन का अर्थ मैंने बताया और इन्फ्लेशन का कारण बताया आपको। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। आराम से सुनिएगा, जरूरत की चीजों को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जो अपने सिलेबस में ही मेंशन है, कि कैसे इस पर कंट्रोल किया जाए। तो आज हम लोगों ने उसका कॉन्सेप्ट और कॉजेस को देख लिया है, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम आपको इसको नियंत्रण करने के तरीके बताएंगे। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या है, डायरेक्ट मेजर्स क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंगली उस चीज को बिल्कुल सरल शब्दों में समझाने का काम करेंगे। सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश है कि वीडियो को प्लीज पूरा देखिए। देखिए अभी हम बार बार पसीना पोंछ रहे हैं, ये कोई सिंपैथी लेने के लिए नहीं बता रहे हैं। इस वक्त लाइट नहीं है, इन्वर्टर में है और गर्मी का आलम तो आप देख ही रहे हैं। तो प्लीज पूरा देखिए, पूरा देखिए। अच्छा लगता है, अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया भी मुझ तक पहुंचाने का काम कीजिए। और बाकी जो आपका डिमांड है, हर्षवर्धन को बता दीजिए, झारखंड से बता दीजिए, हम ग्रेजुअली कोशिश करेंगे कि आप तक अपनी बात आपके लिए पहुंचाते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग इस पर कंट्रोल की बात करें।